हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का नया लेक्चर शुरू करते हैं। हम अपनी कंटिन्यूएशन सीरीज आज भी जारी रखेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इस साल का एनडीए का पेपर मैथ्स का। ठीक है, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इस बार आ गए थे। आज हम नॉर्मली छोटे छोटे टॉपिक्स, फंक्शन, लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम बाइनोमियल थ्योरम, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर अलजेब्रा के पार्ट हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आसान हैं, जो आप तुरंत कर सकते हैं, उनको पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन में आपको सब तो करना नहीं होता। कुछ आसान क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये मेरे सामने एक पेपर है, सेट ए है ये एनडीए का मैथ्स का, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर आया हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कुछ वैल्यू दी गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दी गई है, और इसी को मल्टीप्लाई करके कुछ एडजॉइंट का उसका डिटर्मिनेंट पूछा है। क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट थी? देखिए, जो दिया गया है इससे हम ये रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2b इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है। मैं इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ 2b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये एक चीज और दी गई है कि ए और बी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 के। अब ये क्यों दिया गया? मान लो कोई डिटर्मिनेंट है ए, ये मैट्रिक्स है 3x3 की, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ए दिया गया है, कुछ सम वैल्यू दी गई है, और अगर जो है हमसे इसी का कोई na टाइम्स पूछ ले या 2a पूछ ले, 3a का डिटर्मिनेंट पूछ ले, तो दिस इज 2 की पावर, जो भी आपका ऑर्डर होगा, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसको जनरलाइज कर दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले यही लगाएंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 2 की पावर 3 क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर कितना दिया है? 3x3 दिया है। तो और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, 3a की बात करूं, सिर्फ आप बात करिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की, पहले बात करते हैं। तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये, और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये एक प्रॉपर्टी। तो एडजॉइंट ऑफ हमसे पूछा है, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट, यही पूछा है। तो बेसिकली हमने 3a का डिटर्मिनेंट ये निकाला है, a का डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या दिया है, अपॉन 2√2। ये आ गया 3a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3-1, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज 27/2√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा किसका? एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना हो जाएगा? 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ b दिया है अपॉन 729। बस मल्टीप्लाई कर देना है आसानी से, और बहुत आसानी से इसका आंसर भी आ जाएगा। देखो ऐसे दिया ही है, 27 का स्क्वायर करिए जरा, 2√2 का स्क्वायर करिए, सब कट पिट जाएगा। देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 8/729, ये हो गया 2b का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हो गया 27 का स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8, 27 का स्क्वायर करेंगे 729, ये इससे कट गया, आंसर 1। ज्यादातर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम 0-1 पे उसका आंसर रिवॉल्व करता है। इस बार भी वही पैटर्न था, कुछ बदला नहीं, 1 इसका भी आंसर आया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, आसान सवाल है, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेते हैं इस क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से हो जाता। जैसे ये जो इक्वेशन दी गई है, अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये दिया है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करना था, सॉल्व वॉल्व करते तो फंसे रह जाओगे। हमें इसकी वैल्यू पूछा है ना, क्या करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, इस पर आई पुट करो, पहले आई पुट करके देख लो क्या होता है। आई पुट कर दिया, z इक्वल टू आई मैंने पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, आई इंटू आई क्यूब, आई इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा तो कट गया, यहां पर ये क्या है आई क्यूब, दिस आई क्यूब, दिस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 0 आ गया। इसका मतलब z इक्वल टू आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। z की जगह हमने क्या रखा, आयोटा रखा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब z इक्वल टू आयोटा इसका एक सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ये बात समझ में आ रही। तो z इक्वल टू आयोटा एक सोल्यूशन है ना। अब मॉड z यहीं से निकाल लो, मॉड z1 है ना, मॉड जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या आ गया, 1 आ गया। हमसे पूछा है मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, आंसर, बात खत्म। अब इसको आप सॉल्व करते, आप कह रहे हैं सर अगले रूट्स पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं। जरा अगर आपको इतना चेक ही करना था इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा और चेक कर सकते थे। जैसे देखिए z इक्वल टू आयोटा तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं जरा, अगर आप यहीं से z इक्वल टू आयोटा रूट है तो हम z माइनस आयोटा इसमें से कॉमन ले लोगे, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रियल रूट नहीं आएगा। का क्या नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, z स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स बनेगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ आयोटा में इसका आंसर आ रहा है। तो हमें सिर्फ इसकी बात करनी थी, इसी का मॉडुलस लेके सॉल्व कर देते, आ जाता, बात खत्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस, चलिए एक और आया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही पूछा है, इसको डिस्कस करते हैं जरा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा, एक्स वाई जेड आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। बहुत आसान सवाल है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के जो रूट्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो ये बेसिकली है क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके 3 रूट्स आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और प्रॉपर्टी हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, यही अगर आपको पता है 1 ओमेगा स्क्वायर रूट्स होते हैं, रख दो, x को 1 मान लो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू ओमेगा और z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, रख दो। 1 इंटू ओमेगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस y इंटू जेड, y इंटू जेड इज ओमेगा क्यूब, और z इंटू एक्स इज ओमेगा स्क्वायर। यही आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, एक्स वाई क्या है, ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0, आंसर 0। बात समझ रहे हैं। तो कुछ सॉल्व नहीं करना था, अगर सिर्फ यही पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर, तुरंत सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान भी है, पर इसमें बेसिकली क्या है, जिसको ये नहीं पता होगा उसके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, 2 3 4 क्या पूरा घंटा से सॉल्व करते रहो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, लॉग की प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल आए थे और बहुत आसान सवाल आए थे। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी पर 3 सवाल थे, जिसमें से 2 सवाल ऐसे थे जो आप मतलब तुरंत कर सकते थे, 2 लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। जैसे यही एक सवाल है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है सवाल, देखिए जरा,
लॉग बेस b पर a दिया है, लॉग बेस d पर c दिया है, लॉग बेस f पर e दिया है। ये तीनों ही चीजें दी गई हैं और इसकी वैल्यू पूछा है। तो क्या हो गया, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं लॉग की हम उसको इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, लॉग बेस b पर a जो दिया गया है ये है p, तो यहां से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर p। अब सर ये कैसे लिख दिया आप, ये तो प्रॉपर्टी है ना भाई, अगर किसी लॉग बेस a पर x इक्वल टू सम k दिया है तो x इक्वल टू a की पावर k होता है, यही प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को लगाना था। अगर ये प्रॉपर्टी आपने लगा ली तो समझो हो गया क्वेश्चन। अब यहां से ये निकल आया, अब दूसरे वाले में से निकालिए, लॉग बेस d पर c की जो वैल्यू है दैट इज 2p, तो यहां से आया c इक्वल टू d की पावर 2p। सिमिलरली तीसरा वाला निकालेंगे, लॉग बेस f पर e की जो वैल्यू है दैट इज 3p, तो e की जो वैल्यू आ गई f की पावर 3p आ गई। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टीज से हमने ये सोल्यूशन निकाले हैं a, c और e की वैल्यू, अगली बात क्या किया, a, c, e का मल्टीप्लाई करा के पूछ लिया। a, c, e का मल्टीप्लाई मतलब a निकल आया है, c निकल आया है, e निकल आया है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब b की पावर p इंटू d की पावर 2p इंटू f की पावर 3p, यही है। इसको मैं लिख सकता हूं b इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ क्यूब होल पावर में p की पावर कॉमन थी, लिख दिया। अच्छा ये निकल आया क्या, a c e निकल आया। इस अब देखो 1/p दी है, वो आंसर सिंप्लीफाई करके ही पूछता है, तो इसकी पावर p आया, इसकी होल पावर 1/p कर दो, क्या बचेगा, सिर्फ b d स्क्वायर एफ क्यूब, यही बच जाएगा, b d स्क्वायर एफ क्यूब यही बच जाएगा, यही आंसर होगा। आसान सवाल थे, बहुत टफ सवाल नहीं थे। ठीक है, और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। समझ में आ गया होगा ना, ये क्वेश्चन आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखिए एक ये भी किसका सवाल है, ये सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का और आसान सवाल है, आसान सवाल है। ये देखिए प्रॉपर्टीज लगानी थी और उसी से सॉल्व हो जाता। अगर थोड़ा सा कुछ नहीं आ रहा था ना, सिर्फ इतना मान लेते, z1 इक्वल टू x1 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y2, ऐसे मान लेते। z1 प्लस z2 क्या आएगा, z1 प्लस z2 निकाल लेते, x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। इसी तरह से z1 माइनस z2 निकाल लेते, x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, ये आ गया। अच्छा ये जैसे ही आ जाता ना, हमसे क्या बोला है, ये लिखा है ना, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, z1 प्लस z2 निकाल लिया, इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, z1 प्लस z2 का अगर मॉड निकालोगे दिस सम अंडर रूट में आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, पर जिसको रिजल्ट याद था वो डायरेक्टली निकाल सकता था। ठीक है, प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर रखते, z1 माइनस z2 के मॉड के बराबर रखते। और वहां से आपको अगर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, z1 अपॉन z2 निकालना है, z1 अपॉन z2 निकालना है, दैट इज x1 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 अपॉन x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y2, ये निकालना है। जैसे ये रखते आप, ये इक्वेशन रखी, एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे z1 माइनस z2 का भी लिख देता हूँ, ये होगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को बराबर रख के सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर वाले सारे टर्म्स कट जाएंगे और सिर्फ आयोटा में इक्वेशन बचेगी। आयोटा में इक्वेशन बचने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 जीरो। आयोटा में इक्वेशन बचने का मतलब है प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर प्योरली इमेजिनरी हो गया तो रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट जीरो, तो बचा क्या, 1, प्लस 1 लगा दिया। मतलब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका एट लास्ट आंसर 0 आना था। क्यों 0 आना था, आप पिछले कई साल के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे कॉम्प्लेक्स का नंबर देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का, वो सवाल अगर जब कैलकुलेशन देगा तो उसका आंसर लास्ट में एकदम सिंप्लीफाई करके देगा।
और अगर आपसे प्रॉपर्टी पे सवाल पूछेगा, जैसे अभी कराऊंगा, ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है, ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है, बहुत आसान है, करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो आपको बस सोचना था थोड़ा। अगर आप सोच पाते, प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के गए होते, कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तो सारे क्वेश्चंस आप कर पाते। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर एन। ऑर्डर सब सेम दे दिया, पहले ही पूछा क्या, 3 दे दिया कि भाई आपको प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है। तो पहली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये सीधा मल्टीप्लाई नहीं होता, रिवर्सल रूल रखता है। दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहला स्टेटमेंट गलत, सीधा प्रॉपर्टी है, कोई भी किताब उठा लो, दिया गया प्रॉपर्टी सीधा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, बिल्कुल नहीं, ए बी बी ए के ही बराबर नहीं होता, तो एडजॉइंट कहां से बराबर हो जाएगा? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन केस ऑफ मैट्रिसेस। जरूरी बात नहीं है, नंबर्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? मैट्रिसेस की। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सम केसेस में तो ए बी डिफाइंड होगा, बी ए डिफाइंड भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1x3 की मैट्रिक्स ले लो, 3x2 की मैट्रिक्स ले लो, ये मैट्रिक्स हो गई मान लो, और ये बी मैट्रिक्स हो गई। ए बी तो डिफाइन है, जो कि होगा 1x2 मैट्रिक्स का, लेकिन बी ए नहीं डिफाइंड है, क्योंकि 2 और 1 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। तीसरा जो किया, अब देखो यही है, आपको ये फंसाने के लिए दिया है ए बी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है, आप देख के डर जाइए बस क्वेश्चन, और है कुछ नहीं। मान लेते हैं इसमें, देखो लेट किया, ए बी कुछ तो आएगा ना रिजल्ट, इसको मैं सी कह देता हूं, कुछ रिजल्ट आएगा ए बी को मल्टीप्लाई करने पे, इसको मैं सी कह देता हूं। अब इसी को लिखता हूं, सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किसके बराबर है? इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, ये दिया है। ये किसके बराबर है? एक नल मैट्रिक्स के बराबर। अब प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखो सेम ही चीज लिखी, कुछ और नहीं लिखी है। ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, और इसी में से इसको माइनस कर दिया, c इंटू एडजॉइंट ऑफ c माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ c इंटू आइडेंटिटी, तो बचेगा क्या? 0, एंड 0 इज अ नल मैट्रिक्स। तो सिर्फ स्टेटमेंट c सही था। कौन सा? ओनली 1 स्टेटमेंट इसमें सही थे। 3 स्टेटमेंट दिए थे, कितने सही होंगे ये पूछा है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इसका सही होगा। प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, कुछ सॉल्व नहीं करना था इसमें। और आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी पे ही सवाल आया है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। ये देखिए 12th क्वेश्चन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये दिया है। फिर ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू ए। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमको बताना था विच ऑफ दीज आर करेक्ट, कितने करेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली करना क्या है, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी अगर पता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लो, ये एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेके ये कर दो, दोनों सेम है। पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर एडजॉइंट निकाल लो, या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ट्रांसपोज ले लो, दोनों बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना था, ये बराबर, ए से मल्टीप्लाई किया, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, हाँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था। सोचने वाला इसलिए था क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल नहीं याद है तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए पहले होता क्या है? तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यही लिख दे रहा हूं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है,
ए स्क्वायर अगर ए के ही बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स तो आपको दिख ही रही है कि भाई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसको आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर में भी समझ सकते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 स्क्वायर 1 के बराबर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मिलता है, ये तो सही बात है। देखो लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब मैथ की एक विशेषता ये है कि अगर इसमें आपको कुछ चीज गलत प्रूफ करना है, या ये जनरल भी सही है, अगर कुछ गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल काफी है। किसी को गलत प्रूफ करना है तो उसकी कोई एक बात गलत साबित कर दो, या किसी को झूठा प्रूफ करना है सिर्फ बता दो कि इसने एक झूठ बोला है। लेकिन अगर किसी को यह प्रूफ करना है कि वो सत्य ही बोलता है तो उसकी सारी बातें सत्य होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर इस स्टेटमेंट को हमें गलत प्रूफ करना है तो कम से कम एक एग्जाम्पल तो ढूंढें हम कि जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए। लेकिन जितनी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हमें पता है, जैसे मैं एक आपको लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, 3x3 ऑर्डर की लिख रहा हूं, 3x3 की 1 1 1 1 1 1 पूरा लिख दो और 1 इसी के ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो भी मैट्रिक्स आती है ये हमेशा आइडेम्पोटेंट होती है। अगर इन जनरली बात करूं, अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इसको सारी एंट्रीज इसकी क्या है 1 1 1, सारी एंट्रीज क्या है 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 1/n से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये हमेशा आइडेम्पोटेंट होता है। लेकिन अब देखिए ऊपर क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये सारी मैट्रिसेस ये जितनी लिखी है ना, इन सब का ही डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा हिंट देके आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखिएगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है तीसरा। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है, दिया है ए क्यूब इक्वल टू ए, अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, और ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है, तो बोला है अगर ऐसा है तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ के जा रहा हूं कि भाई माइनस ऑफ आई की बात करो, एक ये ले लो -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, एक ये लो, इसका क्यूब करो, ए क्यूब क्या ए के बराबर आएगा, ए क्यूब ए के बराबर आएगा। और ये कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी है ये, दिस इज माइनस ऑफ आइडेंटिटी नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसका ए क्यूब करने पे ए आ रहा है और वो आइडेंटिटी के अलावा भी हो सकती। यही से ही सोचना था आपको, एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं सोचेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए ना। अब तो हो गया ये क्वेश्चन, हो जाएगा, अब समझ में आ ही गया होगा थर्ड का क्या होगा, ये तो एग्जाम्पल दे ही दिया, प्रूफ ही हो गया। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, चलिए यही डिस्कस कर लो। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन। सारी डिजिट्स क्या हो, इवन हो। 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है हमको। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, आसानी से हो सकता था अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। कह रहा है हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए ना, बॉक्स बना दो 4, ऐसे 4 डिजिट का नंबर चाहिए और हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो हमें संख्याएं क्या क्या चूज सकते हैं, 0 1 से लेकर के 9 तक हम नंबर्स को चॉइस पे रख सकते हैं। लेकिन एक चीज और कह रहा है, ऑल द डिजिट्स आर इवन, इसकी जो भी डिजिट्स हैं वो सारे इवन होने चाहिए, इवन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इवन होने चाहिए मतलब यहां पर कितनी चॉइस है, जरा देखो इवन नंबर्स कौन कौन से, 2, बस यही सारे इवन नंबर्स हैं। और क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है तो पहले प्लेस पे 0 तो रख नहीं सकते, 0 रख देंगे तो 3 डिजिट का बचेगा। तो यहां पर चॉइस कितनी है, 4 चॉइसेस हैं पहली प्लेस में। अब दूसरी प्लेस पे कितनी चॉइस है, तो भाई इसको छोड़ के 0 के अलावा यहां पे 4
थी, यहां पर कितने, यहां तो पूरे 5 है ना, इनमें से कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ेगा, 0 भी रख दो तब भी चलेगा, 2 4 6 8 कुछ भी रख दो, यहां भी 5 चॉइसेस हैं, यहां भी 5 चॉइसेस हैं, तो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, 125 इंटू 4, आंसर आ गया। लो, कुछ नहीं करना था, बहुत बेसिक सा सवाल था, सारे इवेंट डिजिट्स चाहिए और टोटल इवेंट डिजिट्स 5 ही हैं, पहली प्लेस पे बस 4 रख सकते हैं, क्योंकि पहली प्लेस पे 0 रख दिया तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, बेसिक था, कुछ करना नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और बहुत आसान सवाल है। ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, इसके सॉल्यूशन क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन से इसको हम लगा सकते थे, इसके 4 ऑप्शंस हैं, इसके 4 ऑप्शंस हैं। चलो देखो जरा, ये जो इक्वेशन दी गई है, z माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने चले जाओगे तो समझो गया क्वेश्चन। वैसे ही हमें इसका रूट चाहिए ना, इसके लास्ट में जो डिजिट्स दिए हैं पहले इनमें चेक करें, जो आसान दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स में है कुछ, इसको क्यों चेक करना है, पहले रियल वाला चेक कर लो, क्या पता इसी में से आंसर मिल जाए। चलो पहले 100 रखते हैं जरा, अगर इसमें 100 रख दिया, 100 माइनस 100 0, 0 का क्यूब प्लस 1000 मतलब आ गया 1000 इक्वल टू 0, ये तो एकदम ही गलत बात हो गई, एकदम ही कंट्रोडिक्शन आ गया। दूसरा रखते हैं, 90 रख के देखते हैं, 90 माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000, इसको सॉल्व करो जरा, ये कितना आ गया, माइनस 10 का क्यूब प्लस 1000, दिस इज माइनस 1000 प्लस 1000, क्या आ गया 0, इसका मतलब 90 इसका सोल्यूशन है। एक ऑप्शन ये हो सकता है ना, 2 और है, चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। चलो चलो चेक करते हैं जरा, देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, 1000 और -1 दो दिए गए हैं, इनको जरा चेक करके बताते हैं। देखो 1000 रखो जरा, ये क्या आएगा, कहाँ गया, ये है, लिख देते हैं यहाँ पे, z माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000 इक्वल टू 0। अगर हम 1000 रखते हैं, नेक्स्ट क्या है 1000 माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000, क्या ये तो वैसे ही 0 के बराबर नहीं होगा, दिख रहा है साफ साफ ही, सॉल्व कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्या है -1 रखने पे भी -1 माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, वही लगा देना था बस। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाते तो क्वेश्चन वैसे ही नहीं होता, तो आसानी से सॉल्व कर सकते, ऑप्शन से इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे डिस्कस करते हैं, यही वाला डिस्कस कर लो। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू, बहुत आसान सवाल है, किताबों में अक्सर 1 प्लस आयोटा की पावर 3 दिया रहता है, यहाँ पे 4 कर दिया है, बस क्या हो गया, अलग अलग सॉल्व कर लो। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दें तो कोई समस्या नहीं, कर लो। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर लिख दो, यही है। इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सबको पता है, 1 माइनस 1 0, बचा कितना 2 आयोटा का स्क्वायर, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ये कितना आ गया -4 आ गया। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो, दिस इज 1 प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर कर दो, ठीक। इसको सॉल्व करोगे, ये फिर से 0, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4 दोनों आ गया, सम कर दो -8, आंसर, बात खत्म। कुछ करना नहीं था, आयोटा की जो वैल्यूज हैं उन्हीं पर सवाल है और कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स का सबसे आसान सवाल है, मतलब ये पहला, अगर कॉम्प्लेक्स आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयोटा की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं,
आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, उन्हीं पे सवाल था और कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जरा। 16th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे मैट्रिक्सेस पे, उस पे भी, उस वीडियो में भी मैंने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है और पहचानना बहुत आसान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, पहले लिख देता हूं आपके सामने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, अब एक चीज इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, करना चाहिए था थोड़ा। बेसिकली हम रियल पे ही बात करते हैं तो इन्होंने इसीलिए नहीं स्पेसिफाई किया। आपके स्टैंडर्ड पे ये सारी बात किस पे हो रही है, रियल मैट्रिसेस पे बात हो रही है कि इनकी एंट्रीज कैसी हैं, रियल हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि आपके स्टैंडर्ड पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के सवाल नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप रियल मान के ही चलिए, अदरवाइज फिर इसके स्टेटमेंट सारे इधर उधर हो जाते। ठीक है, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होती है। डायगोनल के सारे एंट्रीज 0 होते हैं, डायगोनल के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है नीचे उसी का माइनस साइन के साथ लिखा होता है। जैसे ए के सामने माइनस ए लिखा है, बी के सामने माइनस बी, सी के सामने माइनस सी। ठीक है, इस टाइप के जो भी होती हैं n क्रॉस n की मैट्रिसेस उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला ही ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 दिख रहा है, सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। दूसरा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज 0। हाँ भाई, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वो 0 होता है। मुझे लगता है कि उनको ये लिखना था नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 लिखना। पिछली बार शायद यही पूछा था, सम ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का भी सम 0 होता है, a माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी। ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू सीरीज में यहीं पे कराया है, जहां पे स्टेटमेंट में मैंने यही लिखा था, सम ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो वो भी 0 होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है ही हैं, तो वो 0 होगा ही, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ए इज ऑर्थोगोनल, इस पर बात करेंगे जरा। अभी ये ए ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, इस पे बात करते हैं। ऑर्थोगोनल पहले होता क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज लेने पर आइडेंटिटी मिल जाए तो उसको हम कहेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज लेने पे आइडेंटिटी मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या जरूरी है वो ऑर्थोगोनल होगी? नहीं, जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का तो मतलब ही होता है ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। तो यहां लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए। तो क्या a इंटू माइनस ऑफ ए आइडेंटिटी के बराबर हमेशा होगा? जरूरी बात नहीं है, हमेशा नहीं होगा। ये हमेशा क्या, रेयरी केस में कभी हो जाए, एक दो एग्जांपल मिल जाए, ये जनरली नहीं होगा। a इंटू माइनस ए इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत था, a इज नॉट ऑर्थोगोनल। 1 and 2 आर राइट, ओनली 1 and 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 120 इज डिवाइडेड बाय 7। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, देख के कहीं से नहीं लगेगा कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा मिससेलेनियस में काउंट किया जाता है कि मिससेलेनियस क्वेश्चंस हैं। करना क्या था इसमें, थोड़ा सा प्रोसेस देख लो आप। देखो 2 की पावर 120 लिखा है ना, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 117। कोई समस्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इज 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर सम 117, जो भी लिखा है। ठीक, या जरा रुकिए और आसानी कर देता हूँ आपके लिए। 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 117 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं 8, 8 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1। ठीक है, फिर यहां से हम लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज लगाएंगे, जो कि होती है nc0 x की पावर n और 1 की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, 1 के पावर 1, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और ये लास्ट में आता है
NCN x की पावर 0 1 की पावर n। इसी सीरीज को लगाएंगे और लास्ट वाला सिर्फ टर्म बचेगा 1। ये सारा जो है ना, ये सम ऑफ 7 से सब कट जाएगा, लास्ट में 1 बच जाएगा। डिवाइड बाई 7 पूछा है ना, इसीलिए मैंने 8 को क्या लिखा है, 7 + 1 लिख दिया। ये जो लास्ट वाला टर्म है सिर्फ यही बचेगा, बाकी सब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में जो ये जो टर्म बचा, क्योंकि x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 होने का मतलब 1 हो गया, और NCN की वैल्यू भी 1 होती है, तो लास्ट वाला टर्म सिर्फ कितना बचा, 1। बाकी सब में 7 आएगा, सिर्फ लास्ट वाले टर्म में 7 नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर पूछा है ना, व्हाट इज रिमाइंडर। अब जैसे 8 ही लिखा है तो 8 को मैं 7 + 1 लिख दिया, तो रिमाइंडर क्या, 1 ही बचा ना। नेक्स्ट जो टर्म आएगा 8 + 7 दैट इज 15, इसमें भी रिमाइंडर 1। नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसमें भी रिमाइंडर 1। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बस थोड़ा दिमाग ये लगाना था कि इसमें सीरीज एक्सपेंशन लगानी थी। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। ABC एक ट्रेंगल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब जैसे ऐसे सवाल दिखते हैं ना, अधिकतर तो मन करता है कि 0 लगा दो आगे बढ़ो, लेकिन ठीक है आपके लिए सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ABC एक ट्रेंगल है, बना दो पहले ट्रेंगल भाई, इसके 3 एंगल्स बना दो, A B और C। क्या A + B + C पाई के बराबर होगा, पाई इज 180 डिग्री, सबको पता है। तो यहां देखो B + C एंगल में लिखा है, तो इसको मैं B + C को लिख सकता हूं पाई - A, बोलो पाई - A लिख सकता हूं। तो बस अब कुछ नहीं करना था, इसी की जगह क्या लिख देना है, tan पाई - A, tan पाई - A। tan B + C जो होगा, tan B + C दिस इज tan पाई - A लिख सकते हैं। और tan पाई - थीटा क्या होता है, होता तो tan थीटा ही है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में आएगा ये सोचना था। तो पाई - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, निगेटिव होती है, तो ये आ जाएगा -tan A। बस अगर इतना आपने कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए मैट्रिक्स की तरह ही, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए इसको मैंने क्या लिख दिया, tan -tan A। अब एक्सपेंड कर दो, कुछ नहीं करना है, cos C मल्टीप्लाइड बाई ये 0 हो गया, माइनस के साथ sin B, माइनस के साथ sin B, और माइनस ही इसमें भी है, दिस माइनस दिस, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा ये, और फिर sin B माइनस sin B मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, tan A cos C। ठीक है, tan A cos C। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिख रहा होगा एक प्लस में लिखा है एक माइनस में लिखा है, दोनों कैंसिल होके क्या आंसर बचेगा, 0, कुछ और नहीं है। तो आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग ये ट्रेंगल वाला लगाना था इस क्वेश्चन में, बाकी तो डिटरमिनेंट को बस एक्सपैंड करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक, और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, सेट से एक ही सवाल आया था और रिलेशन से भी एक ही सवाल आया था, और बहुत आसान सवाल आया था। रिलेशन से जो सवाल है, x प्लस एक रिलेशन दिया है x, y मॉड ऑफ x + 1 इज लेस देन 2, ये एनसीईआरटी में ही दिया गया है, कहीं और का सवाल ही नहीं। एनसीईआरटी में जाके उठाओगे डायरेक्टली मिल जाएगा कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे भी चेक कर सकते हो कि x + x की बात करें तो क्या ये लेस देन 2 होगा, और -1 से 1 के इंटरवल में दिया गया है, तो कुछ भी कर लो ऑलवेज लेस देन 2 होगा। फिर अगर x + y लेस देन 2 है तो क्या y + x भी लेस देन 2 होगा, हाँ होगा ही ना, इसमें क्या है, a + b अगर 2 से छोटा है तो b + a भी 2 से छोटा ही होगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव भी चेक कर लेंगे कि a अगर मान लो इसमें a b एंड बी सी इसी में आ रहे हैं, इसका मतलब a + b लेस देन 2 है और b + c क्या है, लेस देन 2 है, तो इनको
क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आ जाएगा ये भी किससे, 2 से छोटा होगा। तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही चेक करना था। इसके बाद सेट थ्योरी का एक ही सवाल और बहुत आसान सवाल, बस ये दिखने में खतरनाक है नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। देखो जरा इसको, ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखा है। ये खतरनाक लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, डराने वाला सवाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ए यूनियन बी तो है ही है, इसको बस एक्सपेंड करना है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। ठीक, सेट ए नाम दे दिया, सेट बी नाम दे दिया। ठीक, ए सेट में से बी वाले पार्ट को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, देखो जरा, क्या यही वाला पार्ट बचेगा सिर्फ, बताओ। ए वाले में से पूरा माइनस कर दिए, तो यही वाला पार्ट बचा सिर्फ। ठीक, और बी वाले में से ए वाला माइनस कर दो। सबसे पहले लिखा था ए माइनस बी, फिर लिखा है बी माइनस ए, तो अब बी वाले सेट में से ए वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, दूसरे कलर से इसको कर देते हैं, लो ब्लू। यही बचा, दिस इज ए माइनस बी और ये पार्ट क्या है, बी माइनस ए। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी तीसरा पार्ट है, लाओ इसको भी कलर ही कर देते हैं, चलो ग्रीन से कलर कर दिया। ये ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है, बताओ, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी पार्ट, ये है बी माइनस ए पार्ट, और ये वाला है ए माइनस बी पार्ट। तीनों दिख गया, तीनों का यूनियन ले लो, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों का यूनियन लेने पे ये पूरा आ जाएगा, क्या, ये सब आ जाएगा, जो भी बना है, जितना भी कलर्ड पोर्शन है वो सब आ जाएगा, दिस यूनियन दिस, ये पूरा ही आ जाएगा। और ये होता क्या है, दिस इज ए यूनियन बी, कुछ और नहीं है, ये पूरा क्या है, तो अगर इस तीनों का यूनियन लेंगे तो ये ए यूनियन बी के ही बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा, ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा। ए यूनियन बी और क्या है, ए यूनियन बी माइनस दिस, और ये पूरा सॉल्व करने पे ए यूनियन बी ही आ रहा है। इसका मतलब ये कुछ और नहीं लिखा है, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी लिखा है, और ये क्या है गया, नल सेट। ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया, बचा क्या, फाई, नल सेट, आंसर नल सेट। अब ये देखने में डरावना लग रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पर है क्या ये पूरा, ए यूनियन बी ही तो है, कुछ और तो है नहीं। ठीक, आओ और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, बस इसमें मैं आपको बता देता हूं करना क्या है, आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। ये जो है इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आपको आता है वो लगा सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कोसाइन फॉर्मूला होता है। यही कोसाइन फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सपेंड करेंगे इसको, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर बी साइन ए, एक्सपेंड करिए और ये फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्टली आपको 0 आंसर मिलेगा। डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, बस ये कोसाइन फॉर्मूला अगर याद है तो लास्ट में यही मिलने वाला है, सब कट पिट जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। बस ये क्या किया है, डिटर्मिनेंट में आपसे फॉर्मूला कहाँ का इस्तेमाल करा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ के गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के गए हैं, तो ये तो आपको नहीं आता होगा, ये नहीं आता होगा तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। बस इतना ही है, और कोई नई बात नहीं है ये। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने में आसान है पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें गलती बच्चे कहाँ करेंगे, वो ये सोच सिर्फ यूपीएससी सकता है, क्योंकि आप लोगों की सोच कहां तक जाएगी मैं सॉल्व करके बताता हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इसको लिख देता हूं, log 4 पे x माइनस 1 इक्वल टू log 2 पे x माइनस 3। ठीक,
सबसे पहली बात बेस सेम करो। जो भी लॉग का बेस है अगर वो सेम हो गया तो आगे सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर और x माइनस 1 इक्वल टू log 2 पर x माइनस 3, राइट। और ये प्रॉपर्टी से 1/2 log 2 x माइनस 1 इक्वल टू log 2 x माइनस 3। प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी? log बेस a की पावर k पर 1/k बाहर आ जाता है, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं log 2 पर x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू log 2 पर x माइनस 3, ये लिख सकता हूं, ठीक। अच्छा, ये लिखने के बाद हम अब देखो बेस सेम हो गया दोनों का, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 पावर 1/2 है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3। तेरा स्क्वायर करो दोनों तरफ, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और थोड़ा इसको सारा उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 आया। इसको थोड़ा इक्वेट करोगे तो x माइनस 5 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज आई x की, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2। सब ने यहां तक किया होगा, पक्की बात है। और यहां से देखते ही सबने कहा x की दो वैल्यूज आएंगी 5 और 2, तो ऑप्शन में भी 2 दिख रहा था। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2 दो वैल्यूज आई, और सही बात है x की दो वैल्यूज आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, दो वैल्यूज आई 5 और 2। अब जरा सोचो, एकदम सबसे पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पे आओ। जो भी लॉग के अंदर लिखा होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जरा x इक्वल टू 2 इसमें पुट करो, x इक्वल टू 2 जैसे ही पुट करोगे 2 माइनस 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 तो इसमें आएगा ही नहीं कभी। ये जो भी लिखा रहता है x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 3। ये लॉग की डेफिनेशन ही यही कहती है कि लॉग के अंदर जो भी x वेरिएबल है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x 3 से बड़ा होगा, और यहां एक वैल्यू 3 से छोटी आ रही है, तो ये वैल्यू कंसीडर ही नहीं की जाएगी। सिर्फ क्या लगेगा? ओनली 1। x इक्वल टू 5 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन। आप लोग सब करोगे, यहां तक पहुंचोगे। आसान क्वेश्चन है, दिखने में आसान लग रहा है, बस एक प्रॉपर्टी जो ऊपर ये बेसिक है ये कोई ध्यान नहीं देता, यही गड़बड़ होती है। समझ में आई बात? चलो, लॉग के तीन सवाल आए थे, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, एक बहुत आसान था और एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चंस। होप करता हूं आपको अभी तक सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलो थोड़ा इसका भी हिंट दे देता हूं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर प्रॉपर्टी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल है। एक मैट्रिक्स दी गई है, पूछा है 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। इंग्लिश में कर देते हैं। चलो, ये एक मैट्रिक्स है, 3 स्टेटमेंट में कौन से सही है। तो अगर ये मैट्रिक्स देख के आप नहीं पहचान पाएंगे तो वैसे ही आधा क्वेश्चन तो वही नहीं कर पाएंगे। पहचानना कैसे है? साइन 2 थीटा लिखा, ये क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा। अब अगर इतना कर लिया तो मैट्रिक्स दिखने लगी कि किस टाइप की मैट्रिक्स है। जैसे लिख देता हूं साइन 2 थीटा और इसको माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया, यहां पे 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। ये क्या लिखा है? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, यहां कॉस 2 थीटा, 0 0। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर। देखो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का कुछ लग रहा है। माइनस माइनस डायगोनल एंट्री साइन 2 थीटा है, थीटा की कुछ वैल्यूज अगर पुट कर दें तो उस टाइप की बन सकती है। अब कह रहा है ए इनवर्स किसके बराबर हो जाए?
एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाए। पहला स्टेटमेंट, इसको जरा चेक करते हैं, क्या ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर कब होगा, पहले ये सोचो। तो यही बताओ ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर तब होगा ना जब ये 1 हो जाए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करो 1 है कि नहीं है, सबसे पहला काम यही था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो पहला स्टेटमेंट सही है। और डिटर्मिनेंट आप निकालो जरा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, 1 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, राइट। ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा स्टेटमेंट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल 0 होता है। डायगोनल क्या होता है, 0 होता है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है आपस में माइनस, देखो माइनस साइन तो दिया गया है लेकिन ये डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं है। तो डायगोनल एंट्रीज अगर 0 नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक ही करना है तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो ए ट्रांसपोज क्या माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो नहीं है, दिख रहा है। ए ट्रांसपोज अगर लोगे तो माइनस ऑफ ए के बराबर नहीं आएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। तीसरी बात है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। अब ये चेक करना था, इसी में सब फंसे होंगे, पहला सही है दूसरा गलत, सबने कर लिया होगा। ए इनवर्स किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर है। अगर ये चेक करना हो, कैसे चेक करेंगे, देखो पहले तो ये प्रॉपर्टी देखो, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल के लिए प्रॉपर्टी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तभी ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक। तो हमें करना क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना था। यहां पर अगर आप ए इनवर्स निकालने लग जाएंगे तब आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालिए, अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा और आएगा आइडेंटिटी के बराबर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है बस, ठीक है। तीनों तो वैसे ही नहीं दिया, तो कुछ तो गलत होना था, पहले ही देखना चाहिए। या तो ओनली 1 सही होगा, 1 एंड 2 सही होगा, 1 एंड 3 सही होगा, 2 एंड 3 सही होगा। पहला स्टेटमेंट सही है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा गलत है तो 1 एंड 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 एंड 3 बचता था। ऐसे भी लगा सकते थे आप, बट थर्ड के लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलस का पार्ट है अभी, ठीक है। तो कैलकुलस का पार्ट बहुत आसान आया था इस बार। होप करता हूं आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको और जिस जिस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप एनडीए 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट टारगेट है एनडीए सेकेंड एग्जाम, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारा नया बैच शुरू हो गया है, 23 अप्रैल से ही नया बैच स्टार्ट हो गया है, जस्ट नेक्स्ट डे फ्रॉम योर एग्जाम। 21 को एग्जाम था, डे आफ्टर टुमारो, मतलब 23 से ही स्टार्ट हो गया हमारा। तो हम नया बैच स्टार्ट है एनडीए सीडीएस दोनों का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। कांटेक्ट करिए अगर आपको नेक्स्ट एनडीए देना है तो। थैंक यू सो मच।